हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जल ग्रहण प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो का पहला भाग है। यह टॉपिक एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष में किया गया? तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 2009-10, दूसरा है 2010-11, तीसरा है 2011-12 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 2009-10। वित्तीय वर्ष 2009-10 में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को किस एक योजना में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दूसरा है सूक्ष्म कृषि सिंचाई योजना, तीसरा है सिंचाई उत्थान योजना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किस वर्ष शामिल किया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 2015। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्ष 2015 में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में कौन से योजना को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, दूसरा है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और तीसरा है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? उपरोक्त सभी। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन तीनों को शामिल किया गया और 2009-10 में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अंश राशि का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 60:40, दूसरा है 80:20, तीसरा है 75:25 और चौथा है 90:10। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह कौन सा है? ऑप्शन डी 90:10। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अंश राशि का अनुपात 90:10 है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कौन से देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा वाटर सेट कार्यक्रम है? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी चीन। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम चीन देश के बाद दूसरा सबसे बड़ा वाटर सेट कार्यक्रम है। मतलब जो हम देखते हैं विश्व में कौन से देश का वाटर सेट कार्यक्रम सबसे बड़ा है, तो कौन से देश का है? चीन का है। और दूसरे नंबर पे है भारत का वाटर सेट कार्यक्रम एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। ये विश्व में कौन से स्थान रखता है? तो सेकेंड स्थान रखता है। विश्व का ये दूसरे नंबर का वाटर सेट कार्यक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कौन से मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है जल मंत्रालय, तीसरा है आपदा मंत्रालय और चौथा है गृह मंत्रालय। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की एक मिनी वाटर सेट परियोजना का उपचार योग्य
औसत क्षेत्रफल लगभग कितने हेक्टेयर के आसपास होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1000 हेक्टेयर, दूसरा है 2500 हेक्टेयर, तीसरा है 4000 हेक्टेयर और चौथा है 5000 हेक्टेयर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 5000 हेक्टेयर। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की एक मिनी वाटरसेट परियोजना का उपचार योग्य औसत क्षेत्रफल लगभग 5000 हेक्टेयर के आसपास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत किस वर्ष से प्रभावशील है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008 और चौथा है 2009। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 2008। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 से प्रभावशील है। अगला प्रश्न है, गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की जवाबदेही किस पर है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है सरपंच, दूसरा है वाटरसेट समिति, तीसरा है कृषि समिति और चौथा है वन समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वाटरसेट समिति। गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की जवाबदेही वाटरसेट समिति की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है कलेक्टर और चौथा है राज्य सरकार। तो इन चारों ही ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ग्राम सभा। हमारा सही उत्तर कौन सा है? ग्राम सभा। जल ग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोसेड इकाई का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 250 हेक्टेयर, दूसरा है 500 हेक्टेयर, तीसरा है 750 हेक्टेयर और चौथा है 1000 हेक्टेयर। तो इन चारों ही ऑप्शन में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 500 हेक्टेयर। एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रोसेड इकाई का क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में नई वाटरसेट परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 1 अप्रैल 2008, दूसरा है 10 अक्टूबर 2008, तीसरा है 3 दिसंबर 2008 और चौथा है 1 जनवरी 2009। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वह है 1 अप्रैल 2008। देश में नई वाटरसेट परियोजना 1 अप्रैल 2008 से कार्यान्वित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वाटरसेट समिति में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 10। वाटरसेट समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाटरसेट समिति के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है कलेक्टर और चौथा है सचिव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ग्राम सभा। वाटरसेट समिति के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाटरसेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सचिव, दूसरा है गांव का व्यक्ति, तीसरा है सरपंच और चौथा है पंच। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है गांव का व्यक्ति। वाटरसेट समिति के अध्यक्ष के रूप में गांव का व्यक्ति को चुना जाता है और इसका चुनाव कौन करती है? ग्राम सभा। हमारा अगला प्रश्न है, वाटरसेट समिति निम्न में से किसकी एक उप समिति होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ग्राम सभा, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा जनपद पंचायत और चौथा है जिला पंचायत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। वाटरसेट समिति ग्राम पंचायत की एक उप समिति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरसेट समिति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है,
वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो कि गलत है। ग्राम सभा द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे, तो ये कथन भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है पीने के पानी की अत्यधिक कमी, दूसरा है जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, तीसरा है अक्रमित भूमि की उपलब्धता और चौथा है वाटरशेड भूमि की सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, इन तीनों को ही वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में मापदंड में शामिल किया गया है, जबकि जो चौथा ऑप्शन है वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना, इसे वाटरशेड परियोजनाओं के चयन के मापदंड में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 3। वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में 3 स्तर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है अक्रमित भूमि, दूसरा है वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि और तीसरा है ए एंड बी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह कौन सा है, ऑप्शन सी, ए एंड बी। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत अक्रमिक भूमि, वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि को विकसित करने की उच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लागत हेतु सामान्य जिलों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 10,000 रुपये, दूसरा है 12,000 रुपये, तीसरा है 15,000 रुपये और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 12,000 रुपये। ठीक है, और ये 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं, ये 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लागत हेतु सामान्य जिलों के लिए 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लागत हेतु आईएपी जिलों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। कितना है, 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के लागत हेतु आईएपी जिलों के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने का समय अवधि कितना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 4 वर्ष, तीसरा है 4 से 7 वर्ष और चौथा है 7 से 10 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 4 से 7 वर्ष। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए 4 से 7 वर्ष की समय अवधि दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके द्वारा प्रवर्तित योजना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है पंचायत और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केंद्र
सरकार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1973-74, दूसरा है 1975-76, तीसरा है 1974-75 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1973-74। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है 1973-74, दूसरा है 1975-76, तीसरा है 1974-75 और चौथा है 1977-78। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 1977-78। मरुभूमि विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1977-78 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1989-90 में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जल ग्रहण प्रबंधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में देखा है। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।